हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भाग 5 यानी पार्ट 5 को शुरू करेंगे। आज का जो विषय है जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं वो रहने वाला है विस्थापन अभिक्रिया, अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसे कहते हैं। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? 1.2.3 टॉपिक है एनसीईआरटी का। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये इसे समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा देता हूं आपको। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित या हटा दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं वो दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा विस्थापित मतलब होता है हटा दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब मान लीजिए, इसको उदाहरण के तौर पर अभी समझेंगे, एक दूसरी परिभाषा भी उसको भी समझ लीजिएगा। अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। पहले तो ये बात समझेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब होता है हटाना। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी जगह से हटाना। अब जगह से कौन हटाता है? एक कमजोर व्यक्ति है और एक है दृढ़ व्यक्ति, यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति है ना। अब शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। कमजोर व्यक्ति को, उस शक्तिशाली व्यक्ति को क्या करना है? कुर्सी पे से हटाना है। तो क्या वो कमजोर व्यक्ति उस शक्तिशाली व्यक्ति को हटा सकता है अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से? आप बोलेंगे नहीं सर, वो तो कमजोर व्यक्ति है, वो कैसे हटा सकता है? लेकिन मान लो इसी स्थिति को पूरा उल्टा कर दो। अब जो कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? कमजोर व्यक्ति बैठा हुआ है, और शक्तिशाली व्यक्ति को, उस कमजोर व्यक्ति को उस कुर्सी पे से हटाना है। तो इस स्थिति में क्या जो शक्तिशाली व्यक्ति वो उस कमजोर व्यक्ति को हटा देगा? तो आप बोलेंगे हाँ, हटा देगा। इसी तरीके से ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें ये जो अभिकारक होता है, अभिकारक में जो यौगिक जुड़े होते हैं उनमें से कोई तत्व, मान लीजिए जैसे मेरे पास ये ए बी है। ए बी एक यौगिक है, ए और बी कोई एलिमेंट है, सी भी कोई एलिमेंट है। उत्पाद पर भी ध्यान मत दीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया को मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए ये जो बी वाला जो एलिमेंट है, ये जो तत्व है, ये अधिक क्रियाशील है। क्या है? ये अधिक क्रियाशील है। अब ये क्या करेगा? ये जो सी है ना, सी को विस्थापित कर देगा, यानी इसकी जगह से इसको हटा देगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा, और ये जो सी है वो इसकी जगह पर आ जाएगा। तो इसने विस्थापित कर दिया। अब विस्थापन करने के बाद जो होगा, मान लो ये जो बी है वो सी की प्लेस पर चला गया, और ये जो सी है वो बी की प्लेस पर आ गया, यानी स्थान पर आ गया। तो जब ये सी इधर आएगा, ए के पास बैठेगा, तो क्या बन जाएगा? ए सी। तो देखिए ए सी आ गया, और बी जब सी के स्थान पर जाएगा तो ये बी इधर आ गया, तो ये बन गया। तो इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया होती है। और विस्थापन कौन किसका करता है ये भी समझ लीजिए। अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब इसमें सब बातें समझ में आ रही है, लेकिन ये जो वर्ड है ना क्रियाशील का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। क्रियाशील मतलब होता है रिएक्टिविटी। क्रियाशील मतलब होता है, इंग्लिश में से कहते हैं रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर एक क्रियाशील तत्व, हम बोल रहे हैं एक तत्व है जो कि अधिक क्रियाशील है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो जो तत्व है ना, वो पर्यावरण में उपस्थित हर एक तत्व से क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। और क्रिया करके क्या बनाएगा? अणु बनाएगा, बंध बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्रिया कर लेता है। तो
आवर्त सारणी के अंदर अगर आपने 9वीं कक्षा में थोड़ा सा भी जाना होगा, आवर्त सारणी जो कि अपन 10th में भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम, है ना। इसलिए हमारे को पोटेशियम की बहुत सारी चीजें जो होती है ना, बहुत सारी पदार्थ वो अपन को मिल जाते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो हर किसी से क्रिया कर लेता है। पोटेशियम जो होता है वो हर किसी से अभिक्रिया कर लेता है, और इसी कारण से जो पोटेशियम होता है ना वो अशुद्ध होता है। पोटेशियम जो होता है वो अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी से अभिक्रिया करके खुद में सब कुछ मिला लेता है ना। तो वो शुद्ध रूप से पाया नहीं जाता है, उसको वो अशुद्ध रूप से पाया जाता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट पहले से ही बहुत सारे तत्वों के साथ बंध बना लेता है, तो सिंगल नहीं मिलता पोटेशियम, हमेशा किसी ना किसी के साथ मिला जुला मिलता है ना। वहीं दूसरी अगर बात करें कम क्रियाशील तत्व की, तो कम क्रियाशील तत्व जैसे गोल्ड, कम क्रियाशील तत्व जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड जो होता है ना, अब गोल्ड बहुत कम क्रियाशील है, ये मतलब क्रिया ही नहीं करता है। अब जब भी खनन के द्वारा गोल्ड की प्राप्ति होती है, तो देखेंगे गोल्ड जो होता है वो शुद्ध रूप से मिलता है। गोल्ड कैसा मिलता है? शुद्ध रूप से मिलता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील तत्व है, और कम क्रियाशील तत्व है तो ये बॉन्ड कम बनाएगा, बंध कम बनाएगा, और बंध कम बनाएगा तो अपने आप से बहुत कम तत्वों को ये जोड़ेगा। तो इस प्रकार से कम क्रियाशील तत्व क्या हो गया? गोल्ड हो गया, और अधिक क्रियाशील तत्व क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। अब मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में यही फंडामेंटल चलने वाला है। क्या होगा? यहाँ पर आपको यहाँ पर एक अभिकारक दे रखा होगा, यहाँ पर भी एक अभिकारक दे रखा होगा। क्या होगा? जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व की जगह आकर बैठ जाएगा, बोलेगा तू हट जा रे, तू कमजोर है, चल इधर हट, तू मेरी सीट पर जा, मुझे तेरी सीट पर आना है, मुझे तेरी सीट अच्छी लग रही है। तो वो अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व है वो कम क्रियाशील वाले तत्व की सीट पर आके बैठ जाएगा, और जो कम क्रियाशील वाला तत्व है बेचारा, उसको तो जो जगह खाली होगी वहीं जाना पड़ेगा, यानी अधिक क्रियाशील वाले तत्व के स्थान पर जाना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक अच्छे उदाहरण यानी सिंपल उदाहरण के द्वारा समझाया। अब थोड़ा साइंस के अंदर अपन और अंदर जाते हैं, और एक अभिक्रिया या फिर हम इसे कहते हैं, आपकी पुस्तक में क्रियाकलाप दे रखा है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो विस्थापन अभिक्रिया है वो क्या होता है, और इसके रियलिटी में उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे अपन ने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में उदाहरण पढ़े थे, उसी तरीके से विस्थापन अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्रियाकलाप की। देखिए आपकी पुस्तक की क्रियाकलाप 1.9 जो है उसका अध्ययन अपन करेंगे, तो आप देख पाएंगे लोहे की 3 कील की लीजिए। आपको क्या लेना है? लोहे की 3 कील लेनी है, और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। रेगमाल जो होता है ना, उससे रगड़कर आप साफ कीजिए। ठीक है, कर लिया, वेरी गुड। अब देखिए ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लीजिए। ऐसी 2 परख नलियां लेनी है आपको जिस पर एक पे तो ए लिखा हो और दूसरी पे बी लिखा हो। प्रत्येक परख नली में 10 मिलीलीटर, कितना? 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। आपको क्या करना है? 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। ठीक है, मतलब उस परख नली में 10 मिलीलीटर तक ही आपको क्या भरना है? कॉपर सल्फेट का विलयन भरना है। जब आप लेबोरेटरी में जाओगे, जब आप प्रयोगशाला में जाओगे, रासायनिक प्रयोगशाला में, तब वहां पर जो निर्देशक होंगे, टीचर होंगे, उनसे आप पूछिएगा कि परख नली कौन सी होती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, परख नली ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कॉपर सल्फेट है, इसका विलयन भी आपको वहीं प्रयोगशाला में मिल जाएगा, तो आप सब वहां से ले सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, जैसे यहाँ लिख रखा है ना, यहाँ दिख रखा है, नीले रंग का होता है ये, है ना। अब यहाँ देखो, वो दो किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है, ये जो 3 कीले ली थी ना आपने, इनमें से 2 किलो को आप क्या करोगे? कॉपर सल्फेट का जो विलयन तैयार किया था आपने, बी जो परख नली है उसके अंदर डुबो दोगे। जैसा कि आपको ये 1.8 है, ये वाला जो चित्र है इसके अंदर दिख रहा है कि धागा, ये रहा, धागे से बांधकर इसमें क्या करा, ये 2 जो कीले हैं इनको विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। कितने मिनट तक डालेंगे? 20 मिनट तक। 20 मिनट पश्चात यानी 20 मिनट के बाद
दोनों कीलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। क्या करना है, अब इनको दोनों कीलो को बाहर निकालना है। निकाल लिया भाई, ये देखिए बाहर निकाल लिया। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। देखिए जब हमने इसके अंदर कील नहीं डाली थी जब ये इतना अच्छा नीला रंग का था, और 20 मिनट बाद जब हमने इसमें कील निकाल दी है ना, कील निकाल दी तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया, यानी बिल्कुल हल्का रंग हो गया। और अगर आप कील की भी तुलना करेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। अब बाहर रखी जो कील थी वो कुछ इस तरीके से थी, आपको दिख रहा है क्या? देखिए जूम करके दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए ये जो कील थी अपनी लोहे की कील जो थी वो पहले ऐसी थी, उसके बाद विलियन में डालने के बाद 20 मिनट बाद जब अपन ने निकाला कील को तो ये ऐसी हो गई। और जो विलियन था, और जो क्या था विलियन था, विलियन की स्थिति भी आपको दिखा देता हूं कैसी हो गई है। विलियन की स्थिति ये क्या थी, नीली थी पहले, और निकालने के बाद ऐसी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ इसकी जानकारी अपन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है इसकी जानकारी लेते हैं कि जब हमने ये दो कीलें ली, इनको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, तो जब 20 मिनट बाद निकाला तो ये ब्राउन क्यों हो गई, और जो विलयन का नीला रंग था वो हल्के इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया, इसको समझते हैं थोड़ा। ये जो अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार होती है। ये क्रियाकलाप 1.9 में निम्नलिखित अभिक्रिया जो हुई ना, जो भी अभिक्रिया हुई वो ये है कि Fe यानी आयरन जो है, आयरन की जो कीलें थी उसको किस में डाला था अपन ने, ये जो कील थी, या आयरन किसको डिनोट कर रहा है, ये आयरन जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, कीलों को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो कील थी वो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय विलयन, तो एक्वस कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये आयरन था, आयरन अधिक क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। आयरन अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर जो होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो क्या हुआ, आयरन ने कॉपर की जो प्लेस थी, कॉपर की जो स्थान था, देखिए मैं आपको बताता हूं, आयरन ने क्या करा, ये जो आयरन है अपना, आयरन ने क्या करा, अधिक क्रियाशील है ये, है ना, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, और ये जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है। तो क्या हुआ, आयरन ने कॉपर की जगह को हड़प लिया। आयरन क्या चला गया, कॉपर की जगह पर चला गया, और कॉपर को बेचारे को कहाँ आना पड़ा, आयरन की जगह पर, क्योंकि ये कम क्रियाशील था। और फिर ऐसा हुआ जब इन्होंने जगह चेंज करी, एक दूसरे पे विस्थापित हो गए, तो नया जो उत्पाद बनकर आया वो कुछ इस तरह का था, फेरस सल्फेट, या इसको हम कह सकते हैं आयरन सल्फेट, और ये कॉपर निकल गया बाहर, है ना। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया आपने देखी है ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। आपको परिभाषा याद करनी है, परिभाषा याद करने के पश्चात आपको सारे के सारे उदाहरण भी याद करने हैं। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कैसे, यहाँ पर देखिए जिंक जो है, जिंक अधिक क्रियाशील है और यहाँ पर जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है। तो क्या होगा, ये जो जिंक है कॉपर की जगह पर आएगा और कॉपर बेचारा जिंक की जगह पर आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, भाग थोड़ी ना जाएगा। तो ये खाली होगा, इसकी सीट खाली होगी तो ये बेचारा यहाँ आ जाएगा और जिंक अपनी अधिक क्रियाशीलता के कारण यहाँ बैठ जाएगा। तो समीकरण यहां से ऐसे बदलकर कुछ इस तरह का दिखाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, इसी तरीके से लेड जो होती है, पीबी का जो लैटिन नेम होता है वो होता है प्लबम। अब लेड आप जानते ही होंगे, जो पेंसिल के अंदर जो लीड होती है जिसको अपन लीड कहते हैं, वैसे उसका नाम लेड होता है। तो वो ही पीबी है यानी प्लबम है। तो यहाँ पर जो लेड है वो भी अधिक क्रियाशील होती है कॉपर की तुलना में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लेड होता है वो कब्जा जमा लेती है कॉपर के स्थान पर, और इस तरीके से लेड क्लोराइड यहाँ पर काम कर जाता है और अभिकारक बन जाता है। तो अब अभी तक तो समझ ही गए होंगे इतनी बातों की विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है और खुद जाकर वहां बैठ जाता है। और
अपनी जगह पर वो कम क्रियाशील वाला तत्व आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पर एक नोट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। जिंक तथा पीबी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, वह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, वह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, हमने ये बात समझ ली। अब मेरी बात सुनिए, अभी तक आपने जितना भी कुछ सीखा है उससे आपको ये तो पता चल गया है कि एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील वाला है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील वाला है? आपको कैसे पता चलेगा? है यह जिंक के यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या कि जिंक मतलब जिंक को देखते ही आप पता लगा लेंगे कि अधिक क्रियाशील है, कॉपर को देखते ही आप पता लगा लेंगे कि ये क्या है, कम क्रियाशील है? नहीं, इनके चेहरे पे तो कुछ नहीं लिखा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। और याद में आपको देखिए इसके लिए होती है एक सक्रियता श्रेणी। क्या होता है, यहाँ पर मैंने प्रश्न भी दे रखा है कि कैसे पता करें कि कौन सा तत्व किसे विस्थापित करता है, या इस प्रश्न को कुछ इस तरह से भी घुमा सकते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो देखिए इसे सक्रियता श्रेणी से पता किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी मतलब होता है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन है ये सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी को अगर आपने याद कर लिया तो आप जान पाएंगे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील होता है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील होता है। हम जानते हैं कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटाकर उसकी जगह आ जाता है। सक्रियता श्रेणी में बताया जाता है कि कौन सा तत्व कितना सक्रिय है। देखिए सक्रियता श्रेणी ये होती है ना। इस सक्रियता श्रेणी को समझिए, हाइड्रोजन से ऊपर की धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। ये रहा अपना हाइड्रोजन, है ना, ये अपना नन्ना मुन्ना कौन है, हाइड्रोजन है। टिक कर देते हैं इसको, नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन को, ताकि अपन को दिक्कत ना देवे। ये देखिए ये रहा अपना नन्ना मुन्ना हाइड्रोजन। अभी जो हाइड्रोजन है ना भैया, इसके ऊपर वाले तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। यानी ये वाले जितने भी तत्व है ना, ये वाले पोटेशियम से लेकर लेड तक, ये सारे के सारे क्या है, अधिक क्रियाशील है। और हाइड्रोजन से नीचे की धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है, यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सारी की सारी क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में आता है गोल्ड, यानी ये बहुत कम क्रियाशील होता है। और यहाँ पर ये दे रखा है अत्यधिक क्रियाशील तत्व ऊपर वाले हैं और इनका क्रम बताया गया है कि क्रियाशीलता का घटता क्रम। अत्यधिक क्रियाशीलता के साथ जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सोडियम क्रियाशील में, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, जिंक उससे कम, आयरन उससे कम, लेड उससे कम, हाइड्रोजन उससे कम, कॉपर उससे भी कम, मरकरी उससे भी कम, सिल्वर उससे भी कम और गोल्ड सबसे कम। इस तरीके की सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें सारे के सारे तत्व आपके सक्रियता श्रेणी में, कुछ तत्व इंपॉर्टेंट जिसमें आपकी पूरी क्लास 10th जो है वो कवर हो जाएगी, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब वो सवाल उठता है कि सर आपने ये सक्रियता श्रेणी बता तो दी है, हम इसको याद कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा सोल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे याद करेंगे, ट्रिक है अपने पास, उससे याद करेंगे इसको। देखिए, ट्रिक टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज, इसको देख लीजिए बस आप। ये ट्रिक मैंने बनाई है किसको देखकर, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो तत्व हैं, ये तत्वों के रासायनिक प्रतीक जो हैं उनको देखकर बनाइए। तो देखिए ट्रिक क्या है, काशीनाथ का माली, काशीनाथ है कोई, उसका जो माली है ना, ध्यान देना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का जो माली है ना, वो आलू जरा फीके पकाता है साहब। कौन है, अब फीके पकाता है तो जो माली है, अब वो बोलेगा कौन है आगे आओ। ऐसा बोलने वाला कौन है, आगे आओ भाई। कौन बोलता है ऐसा कि ये ना काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ऐसा कौन बोलता है, कोई तीसरा पर्सन कहता है सामने आओ मेरे। ठीक है,
तो इस प्रकार का आपको ये पूरा सेंटेंस याद रखना है। इस सेंटेंस को याद रखने से आपका क्या होगा, देखिए, काशी से का यानी के, नाथ से ना यानी कि NA, का से CA, माली का मा यानी मैं MG, आलू से AL यानी आलू एल्यूमिनियम, जरा यानी जिंक यानी जरा से ZN, फीके यानी FE आयरन, पकाता यानी पकाने का PB यानी लेड, है यानी हाइड्रोजन, कौन यानी कि कॉपर, है यानी कि मरकरी, है ना, आगे यानी AG सिल्वर, आओ AU यानी कि गोल्ड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर तीसरा आदमी बोलता है कौन है आगे आओ, ऐसा कौन है जो ऐसा बोलता है, कौन है आगे आओ। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। अपन ने पूरा अपना जो क्या है आज का जो टॉपिक था उसको अपन ने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करा। टॉपिक का नाम था विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित या हटा दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ने एक क्रियाकलाप 1.9 ली है ना, इसकी अभिक्रिया को हमने देखा कि आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ मिलता है, जिसके अंदर जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देता है, ये जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जो है वो क्या है, आयरन जो है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है कम क्रियाशील है। देख लीजिए अपन ने ये जो बनाया था, आयरन कहाँ आ रहा है इसके अंदर, लोहा कहाँ है, ये रहा, Fe ये रहा, और कॉपर कहाँ आ रहा है, कॉपर ये रहा। तो है कि नहीं, ये अधिक क्रियाशील है ना कॉपर से। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, फिर विस्थापन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण अपन ने देखे कि जिंक और कॉपर सल्फेट की जब क्रिया होती है तो इसमें जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। फिर ऐसे ही अपने लेड की भी देखी है कि लेड जो होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही अपन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके जाएं, और कोई डाउट हो तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।